आइए आज अपन प्रश्नावली 1.3 की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 1.3 का पहला जो सवाल है वो है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले नंबर मैं आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्याएं कहलाती क्या हैं, जो कि आपने कक्षा 9 में अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। पहले नंबर अपरिमेय संख्याओं को पढ़ने से पहले हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। देखो, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या जिन्हें p/q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यदि इसी परिभाषा की हम उल्टे की तरफ चलें, विपरीत की तरफ चलते हैं, तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा बनती है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कर्णी 5 एक, ये अपरिमेय संख्या, इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसको विपरीत मानेंगे, उल्टा लेके चलेंगे। यहाँ हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम मान के चल रहे हैं कि कर्णी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हम यहाँ मानेंगे, हमने माना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने माना हुआ है। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कर्णी 5 बराबर आ जाएगा p/q। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस q का तिर्यक गुणा करेंगे इस तरफ, तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा p बराबर, इसका गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि कर्णी 5 इंटू क्या आ जाएगा, q का हम गुणा करेंगे तो हमारा p बराबर आ गया, p तिर्यक गुणा हमने कर दिया q का, तो p बराबर कर्णी 5 इंटू q। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ याद रखेंगे कि जो हमने कर्णी 5 बराबर p/q लिया है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि जहाँ p व q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। चलिए, तो दोनों पक्षों का यहाँ हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो क्या आ जाएगा, p का वर्ग करेंगे तो p² बराबर कर्णी 5 का यदि हम वर्ग करेंगे तो हमारा 5 आएगा, और q का वर्ग होगा हमारा q²। 5 को यदि हम कहाँ ले जाते हैं, बटे में ले जाते हैं, तो हमारा आएगा q² बराबर आ जाएगा हमारा p² बटे क्या आ जाएगा, 5। यदि 5 को हम बटे में ले जाते तो हमारा q² बराबर क्या आ जाएगा, p² बटे 5। इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। यहाँ हम देखते हैं कि इस समीकरण 1 में हम देखते हैं कि जो 5 है वो p² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है बटे का, तो 5 जो है वो p² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या कहला है कि 5 जो है वो p को विभाजित करेगा। यहाँ हम लिखेंगे, अतः 5 p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। चलिए, इसको समीकरण नंबर हम क्या दे रहे हैं, 2। चलिए, इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं इस समीकरण नंबर 1 में हम इस p की जगह पे यदि कोई ऐसा गुणनखंड रख दें जो 5 से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई गुणनखंड रखा, हमने माना p बराबर हमने क्या रख दिया, 5 के रख दिया, p बराबर 5 के समीकरण 1 में रखने पर यदि हम p के स्थान पे 5 के रख देते हैं, यहाँ 5 के रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा q² बराबर आ जाएगा। यहाँ 5 रखेंगे तो 5 के ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, या हम ऐसा लिख सकते हैं 5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो बटे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो हमारा क्या आएगा, यदि हम यहाँ देखें तो q² बराबर हमारा आ जाएगा 5 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो हमारा आएगा 25, और k का करेंगे तो k² और बटे में हमारा आ जाएगा 5।
और 5 से यदि हम इसको कैंसिल कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 5 25। तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5k²। इसको हम हिंदी में पढ़ सकते हैं क्यू स्क्वायर या क्यू का वर्ग बराबर 5k का वर्ग। चलिए अगर हम इस 5 को कहाँ ले जाते हैं, इस क्यू के बटे में ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, k² बराबर मिलेगा हमें q² बटे 5। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अतः जो 5 है q² को क्या करेगा, q² को विभाजित करेगा, विभाजित करता है, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा, चलिए इसको समीकरण नंबर 3। तो चलिए यहाँ देखिए समीकरण नंबर 2 और 3 को देखिए। समीकरण 2 और 3 में हम देखते हैं कि यहाँ p² को क्या विभाजित कर रहा था 5 और यहाँ q² को भी 5 विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। तो हम देखते हैं कि समीकरण 2 से 3 से क्या है, स्पष्ट है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी परिकल्पना के विपरीत है। और ये हमें विरोधाभास किस कारण से प्राप्त हुआ है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तो इसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है। क्या है कि हमने शुरू में एक कल्पना मानी थी, या शुरू में हमने एक कल्पना करी थी कि दिया तो गया था हमें करणी 5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने क्या लेके चले थे, हम करणी 5 को क्या मान लिया था, हमने परिमेय संख्या मान लिया था। तो ये जो हमें कल्पना प्राप्त हुई है, ये हमें किसके कारण प्राप्त हुई है, हमें ये जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, ये हमें अपनी त्रुटिपूर्ण जो हमने कल्पना मानी हुई है, ये परिमेय संख्या, इसके कारण से प्राप्त हो रहा है। तो हम लिख देंगे आता है करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारा सत्यापित हो जाता है। तो चलिए एक बात ध्यान से यहाँ सुन लें कि ये सवाल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हल होना है। उसके बाद हम मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद यहाँ मेरे बोर्ड पे जगह नहीं बची हुई थी, तो आगे का सवाल हमारा ये है। इस सवाल को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के बाद आप अपनी कॉपी में आसानी से नोट कर सकते हैं।